अरे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर लेक्चर में वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल बताया था जो आपकी ज़रूरत थी, बट यहाँ हम लोग रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन जो कि एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, उसके मेन बातों को मैं हाईलाइट करते हुए बच्चों आगे बढ़ूँगा ताकि हम लोगों का लक्ष्य पूरा हो पाए। जल्दी मेन बातें मैं आपको रिवाइज करा पाऊँ। तो चलिए आइए देखते हैं रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, जब 1D हमने शुरू किया था, कि मोशन अपने आप में एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। मोशन को बिना तुलना किए हम बता ही नहीं सकते कि कौन सी बॉडी मोशन में है या कौन सी बॉडी रेस्ट में है। बिना कंपैरिजन किए, बिना तुलना किए रेस्ट या मोशन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। वास्तव में ये सारे ही मोशन जितने हम लोग देखते हैं खुद के रेस्पेक्ट में देखते हैं, या किसी भी मोशन की बात की जाती है कहीं फिजिक्स में, तो इनफैक्ट रिलेटिव मोशन की ही बात की जाती है, क्योंकि बिना तुलना किए, बिना रिलेट किए हम मोशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने रिलेटिव मोशन पढ़ना शुरू किया और उसमें पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मोशन इज ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मोशन बच्चों रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। एब्सल्यूट रेस्ट और एब्सल्यूट मोशन मतलब बिना तुलना किए, बिना कंपैरिजन किए और मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई आधार नहीं होता। एक स्कूटर वाला सड़क पे जा रहा है, केवल वही है। मैं आपसे पूछूं कौन तेज चल रहा है, तो आप बता ही नहीं पाओगे कौन तेज चल रहा है, क्योंकि तुलना करने के लिए कोई वहाँ उपलब्ध नहीं है। बेटा, मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। किसी एक बॉडी का मोशन अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो हम हमेशा दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में उस मोशन को एक्सप्लेन किया करते हैं। ये सारी बातें आपको पता हैं। जैसे यहाँ आपके समझ को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा। देयर आर 3 बॉयज, A, B and C. A is running rightward, B is running leftward and C is in rest. There are 3 boys and you can see, अगर मैं बॉयज़ ये से पूछूं कि बॉयज़ बी क्या है, ये जो दूसरा लड़का है वो किधर जा रहा है और कितने वेलोसिटी से जा रहा है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड से राइट वर्ड जा रहा है, जबकि बी 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट वर्ड जा रहा है। ये जो 2 मीटर और 3 मीटर पर सेकेंड में बता रहा हूँ वो खुद के रेस्पेक्ट में बच्चों हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेस्ट में हैं। यहाँ पर अगर मैं ये से पूछूं बी कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये क्या बताएगा, 3 से ये आ रहा है, 2 से इधर जा रहा है, तो इसके समझ में आएगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड आ रहा है। और अगर मैं बी से पूछूं कि ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो बच्चों बी बताएगा कि ये मैं अपनी वेलोसिटी जोड़ के वो देखेगा, उसको महसूस होगा जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड से नहीं बल्कि 5 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड जा रहा है। वहीं अगर मैं सी से पूछने जाऊं जो कि रेस्ट में है कि भैया तुम बताओ यहाँ पर ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसकी वास्तविक वेलोसिटी ये देखेगा और ये बताएगा सर ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सी से मैं पूछूं बी कितनी वेलोसिटी से आ रहा है या जा रहा है, तो सी बोलेगा ये बी जो है 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड आ रहा है। और बच्चों इस तरह से सब मिला जुला के मोशन एक कन्फ्यूजन है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जो बॉडी इसे ये लग रहा था कि 5 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है, वही बॉडी नहीं बल्कि वही बॉय इसे ये महसूस होगा, सी को ये महसूस होगा कि वो 3 मीटर पर सेकेंड से इधर क्यों जा रहा है। तो बच्चों अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग तरह की अपीयर हो रही है। यहाँ पर वही कुछ बातें मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ये विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा 2 + 3 5 मीटर पर सेकेंड किधर की ओर, बी विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब बी क्या देखेगा, क्या महसूस करेगा, जिसके रेस्पेक्ट में लिया जाता उसको वही महसूस होता है। तो बी को महसूस होगा 5 मीटर पर सेकेंड किधर, राइटवर्ड।
मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ये विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा, तो सी तो वास्तविक वेलोसिटी को देखेगा बच्चों, क्योंकि सी रेस्ट में वास्तव में है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर राइट वर्ड सी के द्वारा बताया जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं पूछूंगा, ए के रेस्पेक्ट में मतलब बी को ये कैसा देखेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड से खुद आ रहा है और ये इतने से जा रहा है, तो ये बी की वेलोसिटी को 3 नहीं बल्कि 5 बताएगा। ये के रेस्पेक्ट में ये के वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट वर्ड। ओके, सिमिलरली अगर बच्चों हमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, बी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो सी के रेस्पेक्ट में बच्चों बी की वेलोसिटी, सी तो रेस्ट में है तो सही चीज को बिल्कुल ये देखेगा, 3 मीटर पर सेकेंड किधर देखेगा, लेफ्ट वर्ड। सिमिलरली हमसे अगर पूछा जाए सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, यानी ए अगर देखेगा तो सी को क्या देखेगा, सी वास्तव में रेस्ट में है, लेकिन जब ये सी की ओर बढ़ेगा तो इसको ऐसा लगेगा जैसे सी इसकी तरफ आ रहा हो, और ये सी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड देखेगा, जितने से ये चल रहा है उतने से सी को आता हुआ इसको अपीयर होगा, और ये सी को लेफ्ट वर्ड आता हुआ देखेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, बी सी से दूर जा रहा है और सी की वेलोसिटी मुझे b के रेस्पेक्ट में, अगर b c को देखेगा तो इसको ये लगेगा c इससे दूर जा रहा है, यानी c की वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी के बराबर ये पाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर देखेगा, राइट वर्ड देखेगा। समझ में आ रहा बच्चों? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है। मैथमेटिकली रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो कुछ ऐसे है। इमेजिन करिए देयर आर 2 बॉडीज, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2। बॉडी नंबर 1 इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 along this particular direction and body number 2 is moving with velocity v2 along this particular direction. If we want to calculate velocity of body 1 with respect to body 2, then the equation for this purpose will be here v1 vector minus v2 vector। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी अदर बॉडी के रेस्पेक्ट में लिखना होता है। तो बच्चों मान लीजिए 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में मैं देखने जाऊंगा, तो 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी उसको पहले और जिसके रेस्पेक्ट में देखना उसको बाद में, वेक्टर डिफरेंस यहाँ पर करेंगे, हमें रिलेटिव वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर इसी एग्जाम्पल में मुझसे ये पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी बॉडी 2 का बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो बच्चों इसी को भी रिलेटिव भी कह सकते हैं हम। ये हो जाएगा 2 का, 2 को पहले लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 को बच्चों बाद में लिखेंगे। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये जो डिफरेंस हमें लेना है ये मैग्नीट्यूड का नहीं लेना है, ये वेक्टर डिफरेंस लेना है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। हमने वेलोसिटी के लिए एग्जाम्पल लिया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन के लिए होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। जब क्वेश्चन हम कराएंगे या आप करेंगे तो बच्चों उसमें ये बातें स्पष्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा बॉडी बी की वेलोसिटी बॉडी ए के रेस्पेक्ट में, मतलब बॉडी ए वही चीज़ महसूस करेगा जो रिलेटिव चीज होगी। बच्चों हम अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी को देखते हैं तो कौन सी वेलोसिटी को देखते हैं, कौन से मोशन को देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं, रिलेटिव मोशन को देखते हैं। प्लेन आसमान में उड़ रहा है तो कितने वेलोसिटी से उड़ रहा है, सपोज करिए 300 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बताया, खुद के रेस्पेक्ट में बताया। वहीं पर प्लेन में सोता हुआ आदमी अखबार को, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, उससे पूछें भैया कहाँ हो, स्थिर हो कि चल रहे हो, वो कहेगा सर हम तो अपने सीट पर स्थिर हैं। तो देयर इज ए कंफ्यूजन, मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। किसी एक बॉडी की वेलोसिटी, किसी एक बॉडी का मोशन हमेशा दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। बच्चों यहाँ पर आइए जरा इस चीज को फील कराता हूं मैं। एक बॉडी ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, बॉडी 2 यहाँ पर है। बॉडी नंबर 1 जो है बच्चों v1 = 2 मीटर पर सेकेंड से देखिए राइटवर्ड जा रहा
रहा है, बॉडी 2 जो है v2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड आ रहा है। अब बच्चों आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, अगर मुझसे पूछा जाए 1 का रिलेटिव वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। 1 की रिलेटिव वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में v1 माइनस v2 वेक्टर हम करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर 1 की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, बट मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। सपोज करिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, सपोज करिए बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, यहाँ पर इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। 2 मीटर पर सेकेंड को मैं दिखा सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड इंटू आई कैप, और 8 मीटर पर सेकेंड को मैं दिखा सकता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड इंटू माइनस आई कैप, यानी -8, और ये हो जाएगा +2। तो v1 की वैल्यू मैंने रखा 2 आई कैप, और v2 के जगह पर -v2 के जगह पर -8 रखा, और -8 आई कैप रखा। बच्चों रिजल्ट क्या मिला 10 आई कैप, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में मैंने लिया है बच्चों 2 के रेस्पेक्ट में लिया है। बॉडी 2 से अगर पूछा जाए, सपोज करिए इसके पास दिमाग हो, इसके पास कान हो, ये सुन सके, इससे मैं पूछूं कि भैया ये बताओ बॉडी 1 की वेलोसिटी क्या है, तो ये कितनी बताएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर बताएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज हियर इज आई कैप। यहाँ के अंदर बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड ये पॉजिटिव एक्स पर चलता हुआ इसको बताएगा, मींस इसने अपनी वेलोसिटी जोड़कर बताया। अगर सेम चीज मैं यहाँ पर बॉडी 2 से पूछूं या उल्टा यहाँ निकालूं 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, यानी 1 2 को कैसा देखेगा, तो ऐसे केस में v2 माइनस v1 हमें करना होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v2 किसके रेस्पेक्ट में, v2 की वैल्यू -8 आई कैप होगी, और v1 की वैल्यू यहाँ वेक्टर वाइज होगी 2 आई कैप, माइनस ऑलरेडी लगा था बच्चों, हो गया -10 आई कैप। यानी 1 के रेस्पेक्ट में 2 निगेटिव एक्स पर आता हुआ प्रतीत होगा, और कितने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो बच्चों ये बेसिक्स था बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जो मैंने जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास किया है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सपोज करिए बच्चों कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का जो ज़्यादा यूज में आता है उनको जल्दी से देख लेते हैं। सपोज करिए बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2 बोथ आर मूविंग अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, एज यू कैन सी वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इज v2 एंड बोथ वेलोसिटीज आर इन दी सेम डायरेक्शंस, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 0 डिग्री। अगर हम ऐसे सिचुएशन में बच्चों क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, दो संभावनाएं हैं, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में या 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, कोई एक कर लेते हैं, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसका पहले, किसके रेस्पेक्ट में बाद में। यहाँ पर बच्चों इसी को वी रिलेटिव भी जनरली कह लेते हैं। 1 का 2 के रेस्पेक्ट में वेक्टर डिफरेंस ऐसे लेंगे, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। बच्चों यहाँ के अंदर वेलोसिटी 1, 2 ये पूरा मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो बड़ी आसान सी बात है, 0 डिग्री पर हैं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, लेकिन डिफरेंस निकाल रहे हैं वेक्टर का, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, बड़ा माइनस छोटा, मैग्नीट्यूड इतना होगा। बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी नंबर 1 विच इज मूविंग अलॉन्ग राइटवर्ड एंड बॉडी नंबर 2 विच इज मूविंग अलॉन्ग लेफ्टवर्ड। बच्चों हमें निकालना क्या है, बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी बॉडी नंबर 2 के रेस्पेक्ट में या 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, कोई एक चर्चा यहाँ कर लेते हैं। 1 का 2 के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं बच्चों, नियमतः मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, और ये वाले सिचुएशन को जब मैं सॉल्व करूंगा ये वाले इक्वेशन में रख करके 180 रखूंगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ अब v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर बनेगा, रिजल्ट आ जाएगा v1 प्लस v2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का सम, जब दोनों अपोजिट मोशन कर रहे हों। यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का केस आता है, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी v1 हमारा राइटवर्ड है और v2 अपवर्ड ऐसे है, यानी दोनों के वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में रिलेटिव वेलोसिटी 1 का 2 के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। नियमतः
अंततः हम लोग लिखेंगे v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों निकालेंगे। ऐसे पर्टिकुलर केस में जब हम यहाँ एंगल 90 डिग्री रखते हैं, इतना पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब बच्चों ये था रिलेटिव वेलोसिटी का एकदम बेस, मैंने आपको पकड़ाने का प्रयास किया जो ऑलरेडी मैं पकड़ा चुका हूं आपको, ठीक है, यहाँ रिन्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो खास कॉन्सेप्ट, जिसमें एक हमारे पास होगा रिवर बोट प्रॉब्लम और एक होगा अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम। आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होता है, एक रिवर होता है, नदी होता है, और एक किनारा इसका इधर है, एक किनारा इधर है। कोई नाविक, कोई बोटमैन या कोई स्विमर नदी को क्रॉस करना चाहता है। सपोज करो ये स्विमर या जो बोटमैन है यहाँ से, सपोज करिए पॉइंट ये है, यहाँ से शुरू करके पॉइंट बी पर पहुँचना चाहता था, बड़ी आसानी से पहुँच जाता अगर यहाँ नदी में कोई बहाव, कोई फ्लो ना होता। सपोज करिए पानी रुका हुआ है, बिल्कुल इसके अंदर वाटर फ्लो है ही नहीं, तो ऐसे केस में अगर ये नाविक, ये बोटमैन या ये स्विमर यहाँ से पॉइंट बी पर पहुँचना चाहता था, बड़ी ईजिली वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होगी जिसको मैंने नाम दिया है v(b)(r), ये कहलाता वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। उस समय रिवर में अगर रुका हुआ कोई आदमी हो तो इसकी इसी वेलोसिटी को ये देखेगा। तो यहाँ पर ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, या इसी को कहा जाता वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में। शांत जल में बच्चों बोट की वेलोसिटी। फिर अगला हमारे पास हो गया ये नदी का बहाव है। नदी का बहाव कौन देख रहे हैं, ये भाई साहब देख रहे हैं, यहाँ से टकटकी लगाए, यहाँ से देख रहे हैं नदी का बहाव, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आर फॉर रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे, जमीन पे है। यहाँ पर बच्चों ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर ये पानी फ्लो होता रहा, मैंने तो ये वाला एज्यूम तब किया था जब पानी में बहाव था ही नहीं, लेकिन पानी में जब नदी में बहाव था ही नहीं। अगर नदी में बच्चों रिवर में बहाव हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो ये यहाँ ना पहुँचकर जो भी बोटमैन है, हो सकता है यहाँ पहुँचे, हो सकता है यहाँ पहुँचे, हो सकता है यहाँ पहुँचे, मैंने मान लिया यहाँ कहीं पहुँच रहा है, इस पॉइंट को चलो नाम दे देते हैं सी। तो ये वाली वेलोसिटी कौन देखेगा, ये वाली वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देख रहा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ तीन वेलोसिटी का जिक्र हुआ। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस वेलोसिटी इज मेंशन हियर, जिसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको क्या नाम देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति पानी को फ्लो होता हुआ कितने वेलोसिटी से देखेगा, ये वाली वेलोसिटी देखेगा ये। अच्छा, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में बच्चों दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी गिव्स आउट दिस वेलोसिटी। यहाँ अगर वेक्टर रूल के अनुसार मैं जाऊँ तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, ट्राइंगल मेथड। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पर VBR, ये हो गया VRG, गिव्स आउट इक्वल टू ये हो गया बच्चों VBG, जो कि मैंने यहाँ लिखा है इन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स आउट दिस वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ के लिए हमारे पास कंडीशन ऐसा कुछ रहा। आइए जरा इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। बच्चों यहाँ रिवर बोट प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये पूछा जाता है कि अगर यहाँ बोटमैन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से इस रिवर को क्रॉस करना हो तो अपना एफर्ट किधर लगाए, या एफर्ट किधर लगाए, ये भी एक सवाल हो गया। या उसको कैसे तैराक भरना है, कैसे उसको अपने नाव को चलाना है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये कोई नाविक हो सकता है, कोई स्विमर यहाँ से पॉइंट बी पर पहुँचना चाह रहा था। अब इसलिए अगर ये महाराज कोशिश यहाँ आने की करेंगे तो फ्लो की वजह से यहाँ कहीं निकल जाएंगे। आना इनको यहाँ है तो इन्हें यहाँ आने के लिए कोशिश इधर कहीं करना पड़ेगा, ताकि मामला ऐसे बैलेंस हो कि पॉइंट बी पर आके वो पहुँच जाए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से वो नदी को क्रॉस कर पाए। तो ऐसे केस में बच्चों पूछा जाता है कितने एंगल पे तैराक को या बोटमैन को जाना चाहिए, क्या होना चाहिए।
बच्चों मैं ये कहूँगा ये जो वेलोसिटी होगी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, मैं कहूँगा ऐसा सिचुएशन पाने के लिए जो बोटमैन है उसको अपना एफर्ट नदी के बहाव, नदी का बहाव इधर की ओर है, नदी के बहाव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, नदी के बहाव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर यहाँ कोशिश करना पड़ेगा ताकि वो इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से क्रॉस कर पाए। तो बच्चों शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही होगा ये भी। यहाँ के लिए जो थीटा कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, थीटा की वैल्यू कॉस साइन टेन, जिसके रूप में जहाँ उचित लगे उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस बाई दिस इन दी सेंस वी बी जी डिवाइडेड बाई दिस इन दी सेंस वी बी आर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स वी बी जी बाई वी बी आर। बच्चों साइन थीटा अगर इसी ट्राइंगल में मैं देखूं तो आ जाएगा वी आर जी डिवाइडेड बाई वी बी आर, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी बी आर। आपके सामने मैंने लिखा साइन इनवर्स में इतना हो गया। सिमिलरली टेन के रूप में भी आप इसको निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ के अंदर होता क्या है, ये तैराक जब ऐसे जाने की कोशिश करता है तो इसके वेलोसिटी का जो वी बी आर है, इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट वी बी आर जो वी बी आर साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों इधर वाला कंपोनेंट वी बी आर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ के अंदर बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा हो गया, पूछा जाएगा जो भी, बशर्ते यहाँ पर देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये नदी के फ्लो को, नदी के फ्लो मतलब वी आर जी को कंपनसेट करेगा। यहाँ के अंदर बच्चों वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी, साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी डिवाइडेड बाई वी बी आर, साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी डिवाइडेड बाई वी बी आर, ऐसे भी आ गया। तो इस तरह से बच्चों इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल रिवर बोट प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जाता है कि अगर कोई बोटमैन, कोई स्विमर इस नदी को, इस रिवर को क्रॉस करना चाहता हो और मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना चाहता हो, कम से कम समय लगाना चाहता हो, डिस्टेंस डजंट मैटर, डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, बट मेन थिंग इज दैट कम से कम समय लगे, उसकी कोशिश ये होगी। तो उसे किस प्रकार से तैरना पड़ेगा, किस प्रकार से अपने बोट को चलाना पड़ेगा, आइए ज़रा देखते हैं, या कितना मिनिमम समय लगेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या होगा, आइए ज़रा देखते हैं इस बात को। मान लीजिए बच्चों यहाँ से कोई बोटमैन यहाँ चला, यहाँ जाने पॉइंट बी पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्लो की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से, रिवर फ्लो की वजह से यहाँ पर पॉइंट बी पर वो ना पहुंचकर सपोज करिए वो यहाँ कहीं पहुंच सकता है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। मैंने कोई पॉइंट मान लिया सी, मान लीजिए वो यहाँ कहीं पहुंच रहा है। तो डायग्राम हमारा ऐसे बना, ये हो गया वी बी आर, ये हो गया वी आर जी, ये हो गया वी बी आर, ये हो गया वी बी जी। ठीक है बच्चों, और यहाँ नाम के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ जो हमारे पास सिचुएशन है कम से कम समय लगना है, तो ऐसे कर लेते ना बच्चों, ये जो एफर्ट लगा रहा वी बी आर, इसके दो कंपोनेंट, ये वाली एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट हमारा हो गया वी बी आर कॉस थीटा, और बच्चों इधर का कंपोनेंट जो होगा इस वेलोसिटी का, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा। यहाँ पर बच्चों यही कंपोनेंट है जो नदी को क्रॉस कराने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नियम लगाएंगे, रूल लगाएंगे अलोंग दिस डायरेक्शन। यहाँ अलोंग ए पी डायरेक्शन हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना, नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज कैपिटल डी, मल्टीप्लाइड बाय वी बी आर कॉस थीटा, ये वाली, इसके अलोंग कौन सी वेलोसिटी है, वी बी आर कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय बोट, सपोज दिस टाइम इज टी, that means t will be here capital D divided by V B R cos theta. Now the target is to spend minimum time in order to cross the river. रिवर को क्रॉस करने में कम से कम समय लगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य है टी शुड बी मिनिमम पॉसिबल टाइम यहाँ लाना है। इसको मिनिमम लाने के लिए बच्चों हमें कॉस थीटा को मैक्सिमम लाना पड़ेगा,
टाइम को मिनिमम लाने के लिए cos थीटा को मैक्सिमम लाना पड़ेगा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होने का मतलब हुआ थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का क्या मतलब हुआ, जो एंगल मैंने यहाँ थीटा दिखाया वो 0 डिग्री होने का मतलब हुआ कि ये जो बोटमैन है वो इधर की ओर कोशिश करे, बिल्कुल इस प्रकार से कोशिश करे, तब वो कम से कम समय लेगा। इसका मतलब अब एक्चुअल डायग्राम जो यहाँ पर बनेगा, कोशिश इधर को होगी, पहुँचेगा यहाँ कहीं, और समय जो लिया जाएगा वो कम से कम लिया जाएगा। तो बच्चों अब सीधे सीधे यहाँ से टाइम को कैलकुलेट करें या उसी इक्वेशन में cos थीटा की जगह 1 रख दें, तो टाइम की मिनिमम वैल्यू जो यहाँ मुझे मिलेगा ना वो होगा बच्चों d डिवाइडेड बाई VBR। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें से कुछ सवाल आते हैं और बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं। अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम, हमें ये पता है कि हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं। अगर बारिश हो रही, हम बारिश की वेलोसिटी को देख रहे हैं, बूंदों को आते हुए देख रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को खुद के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। अब दो सिचुएशन, जब हम रेस्ट में रहते हैं और जब हम चल रहे होते हैं। जब बच्चों हम रेस्ट में होते हैं तो हमें यह अपीयर होता है, अगर वर्टिकली बिल्कुल वाटर ड्रॉप बिल्कुल वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी जो प्रतीत होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन VR माइनस VM हम करेंगे, और यहाँ मैन रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, जो ये व्यक्ति है वो रेन को वास्तव में सीधा ही नीचे की ओर आता हुआ देखेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो दिमाग कहेगा अम्ब्रेला को बिल्कुल यूं लगा देगा अपने ऊपर। ठीक है बच्चों, वर्टिकली इस तरह से इंक्लाइन करेगा। सवाल अब यहाँ ट्विस्ट होता है कि अगर वही आदमी वही मैन दौड़ने लग जाए तो अब क्या होगा। अब बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाएगी। देखिए अब यही इंसान दौड़ने लगा VM वेलोसिटी से, तो अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी को मैं निकालने जाऊं किसका, रेन का, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी दो वेलोसिटीज को हमें जोड़ना है तब रिलेटिव मिलेगा। कौन कौन सी दो वेलोसिटी, एक रेन की वेलोसिटी और दूसरा मैन की वेलोसिटी, मैन की निगेटिव वेलोसिटी। तो आप लोग देखो बच्चों यहाँ के अंदर मैंने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज हॉरिजेंटली राइटवर्ड, एंड we need to calculate over here what is the minus VM. VM is here, then minus VM will be here, and we will have to take the vector sum of VR and minus VM. VR and minus VM, the vector sum goes along this direction. As you can see, this is V relative. बच्चों यहाँ के अंदर ये V relative आ गया, और इस प्रकार से मैं देखूं तो ये वाले को लेके मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो बच्चों इस ट्राइंगल के अनुसार मुझे क्या मिलेगा, ये वाला हो जाएगा VR, ये वाला हो जाएगा V रिलेटिव, और ये वाला हो जाएगा माइनस VM। अब यहाँ पर मान लो हमें बताना हो कि वो अपने अम्ब्रेला को कैसे झुकाएगा, वर्टिकल से कितने एंगल पर अम्ब्रेला को झुकाएगा। तो बच्चों वर्टिकल से थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को इंक्लाइन करा रहा है, जहाँ थीटा का मापदंड, थीटा को मेजर करने का तरीका कुछ ऐसे होगा, tan थीटा इक्वल टू VM अपॉन VR, tan थीटा इक्वल टू VM अपॉन VR। यहाँ निगेटिव साइन से मतलब नहीं है, ये वैल्यू निकालते समय केवल यहाँ मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है। या आप यूज कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू VM अपॉन V रिलेटिव, या आप यूज कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू VR अपॉन V रिलेटिव। जैसा क्वेश्चन में हमें आवश्यकता होगा, जैसी नीड होगी, वैसा हम वहाँ पर क्वेश्चन यूज कर लेंगे।